नमस्कार। आप सुन रहे हैं नंदलाल भारती की कहानी गांव बदर। पूर्वांचल का एक गांव जिसमें दर्जन भर से कम ठाकुरों की हवेलियां थीं। इन्हीं ठाकुरों के बीच एक गोंड़ का घर था और दो कहारों का भी घर था। गांव के एक कोने में 4 घर कोयरियों का था, पर ये लोग खुद की खेती बाड़ी करते थे और बड़े शांत स्वभाव के थे। गांव के एकदम अलग थलग दूसरे गांव की सरहद से लगे छोटे से जमीन के टुकड़े पर 50 से अधिक दलित परिवारों की सघन बस्ती थी, जिसके आगे पीछे बढ़ने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि एक तरफ दूसरे गांव, दूसरी तरफ दूसरे गांव की सीमा थी। गांव की सीमा किसी दुश्मन मुल्क की सीमा से कम नहीं थी। दलितों की चौखट तक ठाकुरों के खेत थे। दलितों के हिस्से पेशाब करने तक की जमीन नहीं थी। धनुषनुमा दलितों की बस्ती बहुत सघन थी। अधिकतर दलित भूमिहीन थे और जमींदारों के बंधुआ अथवा खेतिहर मजदूर थे। ये खुद को देश की भूमि का असली वारिस, धरती पुत्र मानते थे। कपटियों ने गरीब भूमिहीन बना दिया था। दलित भूमिहीन होकर भी गर्व से कहते, देखो हमारे पूर्वज डीह बाबा, ग्राम देवता, ग्राम रक्षक आज भी हैं। हम राज परिवार के थे, हमारे पूर्वज राजा थे। डीह बाबा भी हमारे गांव के आज भी राजा हैं। हमारे पुरखे देश के मूल निवासी राजा थे, पर विदेशी बहुरूपीय दुश्मनों ने धर्म के चक्रव्यूह में उलझाकर राजा से रंक बना दिया। अभिशापित गांव में कोयरियों की बसाहट जमींदारों की बस्ती से सटी हुई थी, परंतु कहारों की बसाहट जमींदारों के बीच में क्या उनकी गोद में थी। कहार लोग खुद को दलितों से उच्च वर्ण के मानते थे। क्षत्रियों और परजीवियों की तरह ही एक कहार और गोंड़ भी दलितों के साथ छुआछूत करते थे। कहारों का काम जमींदारों के घरों में पानी भरना, घरों की साफ सफाई करना, पशुओं का गोबर फेंकना था। गोंड़ कहार शादी ब्याह में डोली भी ढोने का काम करते थे। इनके पास कुछ खेती बाड़ी की जमीन भी थी। ठाकुरों के काम से फुर्सत मिलती तो जोत बो लेते थे। गांव के कहारों का जीवन जमींदारों की चाकरी में ही बीतता था। कहार लोग गुलामी का जीवन जीते हुए भी दलितों से बराबरी का बर्ताव नहीं करते थे, खुद को ठाकुर समझते थे। इनके घरों में मैयत हो जाती थी तो ठाकुर छूते तक नहीं थे, दूर से तमाशा देखते थे, जैसे कोई नाटक हो रहा हो। दलित कंधा न लगाएं तो इनकी लाशें श्मशान तक नहीं पहुँचे, पर ऐठन ठाकुरों जैसी थी। आज़ादी के बाद जैसे ही गोंड़ कहारों के बच्चों ने पढ़ लिख कर शहर प्रदेश जाना शुरू किया, जमींदारों की भौहें खड़ी होने लगीं। वे धीरे धीरे कहारों के पुश्तैनी घरों को अपनी जमीन
पर बना घर का कर जमीन पर कब्जा करने लगे। अंततः कहारों को गांव बदर कर दिए। इसी गांव में पेरुआ गोंड का भी परिवार रहता था। पेरुआ का नाम उसके माता पिता ने तो प्रीतम रखा था, परंतु जमींदारों ने उसके नाम को विकृत कर पेरुआ बना दिया था। पेरुआ का परिवार सवर्णों के बीच में ही था, पर एकदम अलग। पोखरी के किनारे रहता था तो पर वह कहारों की तरह नहीं था। उसका दलितों के साथ उठना बैठना था, पर गांव के गूढ़ कहारों एवं अन्य जातियों के लिए दलितों के कुएं का पानी पूरी तरह अपवित्र था। पेरुआ का पुश्तैनी घर पोखरी के मुहाने पर था। इस जमीन पर उसकी कई पीढ़ियां जन्मी और मरी थीं। 3 तरफ से जमींदारों की हवेलियों से घिरा हुआ था। पेरुआ के परिवार के लिए कोई अलग से रास्ता नहीं था। इस परिवार को जमींदारों के घर के सामने से आना जाना पड़ता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि गांव के सबसे पुराने परिवारों में से एक पेरुआ का भी परिवार था। वैसे इस परिवार का पुश्तैनी काम भरसाएं झोंकना और दाना भूजना था। पेरुआ छोटा काश्तकार तो था, परंतु शादी ब्याह के मौसम में पुश्तैनी काम दूल्हा दुल्हन की डोली ढोने और बांगी पहुंचाने का भी काम करता था। पेरुआ 2 बेटे जितेंद्र कुमार और वीरेंद्र कुमार का बाप था, जिनको दबंगों ने छीनू और चीनू का नाम दे दिया था। पेरुआ तनिक होशियार था। पेरुआ ने जमींदारों के घर का काम और डोली ढोने का काम छोड़कर स्कूल में चपरासी की नौकरी कर लिया था। पेरुआ की यह गुस्ताखी जमींदारों को बर्दाश्त नहीं हुई। वे धीरे धीरे उस परिवार पर शिकंजा कसने लगे, उसके आने जाने का रास्ता बंद करने लगे। कहारों का गांव बदर तो पहले ही हो गया था, अब प्रीतम के गांव बदर होने की बारी थी। पेरुआ चपरासी की नौकरी छोड़कर शहर भाग गया। शहर में कहीं किसी सिनेमा घर के सामने पान की दुकान लगा लिया। गांव में प्रीतम की पत्नी रजिया दोनों बेटों छीनू और चीनू के साथ रह गई थी। पेरुआ के खान खर्च से जो कुछ रुपया बचता, घरवाली के नाम पेरुआ मनी ऑर्डर कर देता था। प्रीतम की पत्नी रजिया से जमींदारों के घर का काम होता नहीं था। वह शाम को कभी कभी भरसाएं झोंक लेती थी। कहारों का गांव बदर तो पहले ही हो गया था। तेजी से बूढ़ी हो रही प्रीतम की घरवाली रजिया का भी पैरुख एकदम से थक गया था। प्रीतम शहर पलायन कर चुका था। अब प्रीतम का परिवार भी जमींदारों की आंख की किरकिरी बन गया था। प्रीतम का परिवार तो गांव में संघर्षरत था, पर प्रीतम पूरी तरह गांव बदर हो गया था। गांव के लौटन चमार की तरह। लौटन जमींदारों के अत्याचार उत्पीड़न से घबराकर जान बचाने के लिए शहर भाग गए थे। लौटन को तनिक साफ सुथरा कपड़ा पहनने का शौक था। यह शौक गांव के जमींदारों को गुस्ताखी लगी। इस गुस्ताखी के लिए गांव के दबंगों ने
लौटन चमार को बुरी तरह पीट भी दिया था। बेचारे लौटन जान बचाकर बनारस पहुँचे। बनारस से कलकत्ता पहुँचे थे। सवर्ण दबंगों ने लौटन की पूरी जमीन कब्जिया कर उनके बेटों को बंधुआ मजदूर बना लिया था। गांव के सवर्ण जमींदारों से अपमानित होकर लौटन शहर ऐसे भागे कि फिर लौटकर कभी नहीं आए। लौटन की हड्डियां कलकत्ता की माटी में गल गईं। उनके छोटे भाई कल्टन दूर किसी दूसरे गांव में जाकर बस गए थे। वे भी नहीं लौट कर आए। बस लौटन के बेटे जमींदारों के चंगुल में फंसकर बंधुआ मजदूर होकर रह गए थे। लौटन जैसा ही हाल प्रीतम का भी हुआ, पर प्रीतम की जमीन पर दबंग लोग कानून के डर से कब्जा नहीं कर पाए। प्रीतम के दोनों बेटे छीनू और चीनू अल्प शिक्षित थे। इनको भरसा झोंकना और जमींदारों की गुलामी तनिक भी पसंद नहीं थी। वे दोनों नौकरी धंधा के लिए शहर चले गए। चीनू और चीनू बारी बारी शहर से गांव आकर खेती का काम करवा जाते थे। 6 माह चीनू और 6 माह चीनू की घरवाली बूढ़ी सास के साथ गांव में रहती। कई साल पहले गांव के जमींदारों को लौटन का साफ कपड़ा पहनना नहीं पसंद आया था। अब जमींदारों को गौड़ परिवार की तरक्की तनिक भी अच्छी नहीं लग रही थी। दबंगों ने प्रीतम के परिवार को अपने बीच से गांव बदर करने की साजिश रचनी शुरू कर दी। प्रीतम के घर के ठीक सामने पोखरी थी और 3 तरफ से जमींदारों की हवेलियां थीं। जमींदारों ने अपने अपने घर के सामने से प्रीतम के परिवार का आना जाना बंद कर दिया। कुछ जमींदारों ने लोहे के फाटक तक लगवा दिए। पोखरी तैर कर आना जाना तो संभव नहीं था। बूढ़ी रजिया चुपके से स्वर्ग लोक की यात्रा पर निकल गई। प्रीतम के दोनों बेटे जितेंद्र कुमार और वीरेंद्र कुमार शहर से गांव आ गए। जितेंद्र कुमार और वीरेंद्र कुमार के पढ़े लिखे बेटे शहर में नौकरी धंधा करने लगे। जितेंद्र कुमार और वीरेंद्र कुमार के परिवार को अपने पुश्तैनी घर में जाने के लिए जमींदारों की आज्ञा लेना पड़ता था। 2 जमींदारों की हवेलियों के बीच सकरी सी गली एकमात्र रास्ता बची थी। इस सकरी गली के कभी भी बंद होने की पूरी संभावना थी। जितेंद्र कुमार और वीरेंद्र कुमार का परिवार अपने ही पुश्तैनी घर में कैदी होने लगा था। कहारों की तरह यह गौड़ परिवार भी गांव छोड़ने के बारे में सोचने लगा, क्योंकि यह परिवार दबंगों के रहमो करम के रास्ते से होकर अपने घर में आ जा रहा था। गांव की एकड़ों सरकारी जमीन, पोखरी, तालाबों पर जमींदारों का अवैध कब्जा था। शायद उनकी नज़र अब प्रीतम की घरों ही पर आ टिकी थी। जितेंद्र कुमार और वीरेंद्र कुमार रोज की किचकिच से तनाव में रहने लगे थे, क्योंकि जिस घर तक गाड़ी मोटर कभी आ जा सकते थे, अब उसी घर तक पहुंचने के लिए चल कर आने के लिए दिक्कत हो रही थी। दोनों भाइयों ने आपस में राय मशविरा कर गांव के प्रधान के पास घर बनाने के लिए गांव समाज की बिस्सा भर जमीन की मांग किए, पर निराशा के अलावा कुछ नहीं मिला। इस गांव में इतनी जमीन थी कि यदि आवंटन हो जाता तो गांव के हर भूमिहीन को 1-1 बीघा जमीन मिल सकती थी, पर गांव समाज की जमीन
पर गांव के दबंगों का ही कब्जा था। ये दबंग लोग आवंटन तक नहीं होने दिए थे, जबकि गांव के दलित बहुल परिवार भूमिहीन, खेतिहर, गरीब मजदूर थे। सातिर दबंगों के कब्जे में गांव समाज की जमीन, पोखरी, तालाब सब कुछ था। गांव समाज की कुछ परती जमीन थी जिस पर आवंटन हो सकता था, पर सातिर जमींदारों ने प्रधान से 60 गांठ कर जमींदारों के लिए खेल का मैदान बनवा लिया। गांव के प्रधानों ने न तो दलितों को जमीन आवंटित किया, न ही विसा भर जमीन घर बनाने के लिए जितेंद्र कुमार और वीरेंद्र कुमार और न दलितों को दिए। इसी गांव के भूतपूर्व जमींदार प्रधान ने दूसरे गांव के लोगों को लाकर अपने गांव की गांव समाज की जमीन पर इसलिए बसा दिया था कि गांव के भूमिहीन दलितों को गांव समाज की जमीनें आवंटित न हो पाएं। गांव के दलित भूमिहीन बने रहें, अपने टोले की सघन बसाहट से बाहर निकल नहीं पाए, आपस में बित्ता भर जमीन के लिए लड़ते मरते रहे। सामंतवादी दलितों को गुलाम बनाए रखना चाहते थे। सामंतवादी प्रधानों ने दलितों को भूमिहीन बनाए रखने की जैसे कसम खा लिया था, पर गैर सामंतवादी प्रधान भी कम नहीं निकले। गांव में सरकारी गांव समाज की इतनी जमीन तो थी कि हर भूमिहीन खेत का मालिक बन सकता था, पर सामंतवादियों ने ऐसा नहीं होने दिया। खुद गांव समाज की जमीन के मालिक बन बैठे थे। गांव के दबंग सवर्ण जात के लोग एकड़ों गांव समाज की जमीन पर खेती कर रहे थे, तालाब पोखरे तक खुदवा लिए थे। गांव के जमींदारों ने गांव समाज की जमीन भूमिहीनों को आवंटित नहीं होने दिया था और न ही बिस्सा भर जमीन जितेंद्र कुमार और वीरेंद्र कुमार को घर बनाने के लिए दिया था। इसके उल्टे जिस जमीन पर वर्षों से जितेंद्र कुमार, वीरेंद्र कुमार के पुरखे भरसां झोंकते थे, वह जमीन भी गांव के नक्शे से गायब हो गई थी। आखिरकार गांव बदर होकर जितेंद्र कुमार और वीरेंद्र कुमार दलितों के मुर्दहिया से सटे अपने खेत में घर बनाकर रहने लगे थे। पुश्तैनी घर में ताला पड़ गया था। एक दिन बरसों बाद शहर से गांव गए नर्मदा प्रसाद खेतों की मेड़ों पर चलते चलते मुर्दहिया के पास बने घर को देखकर ठिठक गए। नर्मदा प्रसाद घर के पास पहुंचकर देखे 2 कमरों का पक्का घर, घर के सामने ओसार में कुछ बकरियां, गाय, बछड़ा बंधा था। यह दृश्य देखकर नर्मदा प्रसाद से रहा नहीं गया। वे आवाज दे दिए, कोई घर में है क्या? कोई घर में है? कोई घर में है क्या? एक महिला बाहर आई और लजाते हुए पूछी, आप कौन हैं? मैं नर्मदा प्रसाद, पीछे वाले गांव में मेरा घर है। आप कौन हैं देवी जी? वह सब महिला साड़ी का पल्लू मुंह से दबाते संकुचाते हुए बोली, मंजुला। और दूसरे ही पल आवाज दे दी, अरे देखो कोई आया है। वीरेंद्र बाहर निकला और बोला, भैया आप?
ये मंजुला मेरी पत्नी है। कहते हुए ओसार में झट से खटिया डालकर बोला, बैठो भैया। वीरेंद्र मंजुला की तरफ मुड़कर बोला, ये डॉक्टर के भाई साहब हैं, शहर में रहते हैं। नर्मदा प्रसाद पूछे, वीरेंद्र ये तुम्हारा घर है क्या? वीरेंद्र बोला, हाँ भैया, ये मेरा। और वो अंगुली से दिखाते हुए बोला, वो वाला घर जितेंद्र भैया का है। नर्मदा प्रसाद पूछे, गांव छोड़कर मुर्दैया के पास रह रहे हो? वीरेंद्र बोला, हाँ, यही तो पुरखों का खेत है, और जाते भी कहाँ, गांव बदर के बाद। नर्मदा प्रसाद पूछे, गांव का घर छोड़ दिया? वीरेंद्र बोला, हाँ भैया, समझो छूट ही गया। तुलसीदास समर्थ नहीं दोष गोसाई लिखकर दबंगों को अत्याचार करने का लाइसेंस दे दिया है ना। बाबू साहब, लोगों ने आने जाने का रास्ता बंद कर दिया है। हम दोनों भाई अब गांव बदर हो गए हैं। नर्मदा प्रसाद माथा पकड़कर बोले, इतना बड़ा गुनाह, घर में जाने का रास्ता बंद? वीरेंद्र बोला, हाँ भैया, कोई गुहार नहीं सुनने वाला। गांव में 2 कहारों का घर था, उन्हें तो पहले ही दबंग गांव बदर कर दिए थे। अब हमारा भी परिवार पुश्तैनी घर से गांव बदर ही कर दिया गया है। भैया, गांव बदर होना ही पड़ा, क्योंकि अपने ही घर में जाने के लिए बाबू साहेब लोगों की परमिशन लेनी पड़ती थी। वीरेंद्र और मंजुला को अपनी पुश्तैनी घरों ही से गांव बदर होने की अपार आत्म पीड़ा थी। गांव बदर होने का दर्द हवा में तैर रहा था। वीरेंद्र की आंखों में बर्फ के बड़े पहाड़ तैर रहे थे। मंजुला के आंसू प्रलयकारी बाढ़ की शक्ल ले चुके थे। वीरेंद्र और मंजुला के प्रलयकारी आंसुओं से नर्मदा प्रसाद रुआंसे होते हुए बोले, वीरेंद्र, सोशल मीडिया के युग में और दूरसंचार क्रांति के युग में शोषण और जातिवाद पहले की तरह अब छिपा नहीं रह सकता। पीड़ितों की आवाज़ दूर दूर तक पहुंच रही है। कानून अब दमनकारियों का पक्षधर नहीं है, प्रतिरोध का औजार हो गया है। वीरेंद्र बोला, क्रूर शोषक दमनकारी जाति अहंकार से ग्रस्त समाज से क्या उम्मीद करें भैया। अब तो पुश्तैनी विरासत से दूर गांव बदर हो गए हैं। नर्मदा प्रसाद बोले, बुद्ध, अंबेडकर, काशीराम, फूले, पेरियार, रविदास, कबीर के विचार अब सीमित वर्ग तक नहीं रहे वीरेंद्र, विश्व पटल पर असरकारी हो रहे हैं, लोगों की नज़रों में आ रहे हैं। समता की क्रांति जरूर आएगी बुद्ध की धरती पर। वीरेंद्र, तुम्हारी पुश्तैनी विरासत बची है, कोई रास्ता जरूर निकलेगा। सोच बदलती है तो समाज बदलता है। अन्याय अत्याचार अब समान नहीं बल्कि दुनिया के लिए घृणा का विषय बन गया है। वीरेंद्र बोला, हाँ भैया, मानता हूँ, अब शोषणकारी और दमनकारी शक्तियाँ गौरव के प्रतीक नहीं रहे बल्कि घृणा और पिछड़ेपन
अच्छेपन के प्रतीक बन गए हैं। मंजुला बोली, भैया जो होता है अच्छा के लिए होता है। बिच्छुओं के झुंड से बाहर आ गए। उनके पास रहना बबूल की छांव में रहने जैसा ही होता है। कब कलेजे में नस्तर मार दें। पुरखों की विरासत से बिछुड़ने का दुख है, गांव बदर होने का दुख तो है, पर मुर्दहिया में भी सुख चैन से तो है। भैया शोषक समाज ने अन्याय किया है। देर सबेर ब्रह्मांड न्याय करेगा। प्रकृति के न्याय पर हमें भरोसा है। नर्मदा प्रसाद बोले, शोषक और पाखंडी समाज लगातार सवालों, संघर्षों और बदलाव के दबाव में तो है। यही दबाव क्रूरता की छाती पर मानवता की इबारत लिखेगा। वीरेंद्र, अभी शोषक समाज से उम्मीद तो नहीं है। वीरेंद्र, अभी भी शोषक समाज से उम्मीद तो नहीं है कि वह स्वेच्छा से मानवीय बनेगा, जाति अहंकार को त्याग देगा। परंतु वह दिन दूर नहीं जब परंपरागत जाति अहंकार को युवा चेतना कुचल देगी। दोस्तों, आप सुन रहे थे नंदलाल भारती की कहानी गांव बदर। दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका धन्यवाद।